हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको इकोनॉमिक लॉ और कॉर्पोरेट लॉ की क्विक रिवीजन वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज हम इस वीडियो में चैप्टर इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन 206 टू 2016 तक कवर करने जा रहे हैं। बाकी के सेक्शन मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा। मेरी क्विक रिवीजन अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको किस टॉपिक पे रिवीजन लेक्चर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए, सबसे पहले हम सेक्शन 206 को देख लेते हैं, जो बात करता है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरीज। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, सिंपली देख लेते हैं, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। इंक्वायरी पता है हमें कि इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना, कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम एक्वायर कर रहे हैं थ्रू इंक्वायरिंग जो है एनी पर्सन। और इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को जब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं तो उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले 206 के अंदर सबसेक्शन 1 कवर करते हैं। तो सबसेक्शन 1 हमारा जो है बात करता है रजिस्ट्रार की पावर्स के बारे में। तो रजिस्ट्रार के पास क्या पावर है? रजिस्ट्रार के पास पावर है टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट्स। यानी अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि उनको कंपनी से फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो रिटर्न नोटिस देके कंपनी से फर्दर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को मांग सकती है। तो हम सबसेक्शन 2 देख लेते हैं 206 का। इसके अंदर बात की गई है कंपनी के ऑफिसर्स के बारे में, कि अगर रजिस्ट्रार कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो उसको फर्निश करना है और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है। इन दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। और साथ में कोई पास्ट ऑफिसर है जो अब नहीं है कंपनी में लेकिन पहले था, उससे भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारा रजिस्ट्रार मांग सकता है। तो सबसेक्शन 3 को देखते हैं। इसके अंदर बात हो रही है सेकंड नोटिस की, यानी एक नोटिस दे दिया हमने और उसके बाद भी हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। यानी हमने सेक्शन 206 सबसेक्शन 1 में हमने इन्फॉर्मेशन मांगी कंपनी से, लेकिन कंपनी ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया या फिर इन्फॉर्मेशन हमको नहीं प्रोवाइड करी, तो उस केस में हमारा सबसेक्शन 3 लगेगा। तो पहली चीज़ है नो रिप्लाई इन फर्स्ट नोटिस। दूसरा, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी वो इनएडिक्वेट थी। तीसरा, कि रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई नहीं है जो है कंपनी के रिस्पॉन्स से। तो इसके अंदर एक मेन पॉइंट देख लेते हैं कि रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड हिज रीज़न इन राइटिंग बिफोर इशूइंग एनी नोटिस। यानी जब भी रजिस्ट्रार कोई नोटिस देगा कंपनी को तो उसको जो है अपने रीज़न्स जो है कंपनी को इन राइटिंग इन्फॉर्म करने पड़ेंगे पहले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद हम सब सेक्शन 4 देख लेते हैं 206 का। ये बात करता है इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार। अब हमने कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं इंक्वायरी कब होगी। इंक्वायरी किस केस में होगी, यानी पूछताछ कब होगी, क्यों, कैसे होगी। अगर इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार है तो अब इंक्वायरी कब होगी? अगर आरओसी को लगता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय द कंपनी दैट कि जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का बिजनेस फ्रॉडुलेंटली चल रहा है या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए चल रहा है या फिर नॉट इन कंप्लायंस विद द एक्ट है। तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, फ्रॉडुलेंट, अनलॉफुल पर्पस और नॉट इन कंप्लायंस विद द एक्ट। इस केस में इंक्वायरी इनिशिएट कर दी जाएगी बाय द रजिस्ट्रार। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, यानी प्रोसीजरल पार्ट है एक तरीके का, कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, इसके प्रोसेस क्या है इसका। सबसे पहले चीज़, आरओसी जो है कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा बिफोर इनिशिएटिंग एनी इंक्वायरी। अगर सीजी सेटिस्फाई है सर्कमस्टेंस दैट, अगर सीजी को लगता है, इसका दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अगर सीजी को लगता है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत जो है मामला थोड़ा क्रिटिकल है, हमें जल्दी से इंक्वायरी करनी चाहिए, तो उस केस में हम उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं देंगे। अगर बिजनेस को फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल पर्पस के लिए चलाया जा रहा है तो उसके अंदर फिर पेनल्टी लगेगी हमारी सेक्शन 447 की, यानी सेक्शन 447 हमारा अप्लाई हो जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 206। इसके अंदर 4 सब सेक्शन थे। सब सेक्शन 1 में बात की गई थी रजिस्ट्रार के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगने की पावर है, कंपनी से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकती है।
सब सेक्शन 2 के अंदर ऑफिसर और कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई थी कि उनको अगर रजिस्ट्रार कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेगा तो उनको भाई वो देनी है, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो वो देना है, ठीक है। और सब सेक्शन 3 के अंदर इसके अंदर सेकंड नोटिस की बात की गई थी कि अगर किस केस में जो है रजिस्ट्रार अपना फर्दर नोटिस इशू करेगा कंपनी के। उसके अंदर हमने 3 चीज़ें देखी थी कि अगर पहली बार में रिप्लाई नहीं दिया, इनएडिक्वेट दिया, या फिर रजिस्ट्रार हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सब सेक्शन 4 के अंदर हमने इंक्वायरी की बात की थी कि किस केस में रजिस्ट्रार इंक्वायरी इनिशिएट कर देगा, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। अब हम देखते हैं सेक्शन 207 बात करता है कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी की। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन हमारी स्टार्ट हो गई है। इंस्पेक्शन आपको पता ही है क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर सब सेक्शन 1 आता है कि ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय की बात इसमें लिखी गई है। तो इसके अंदर सबसे पहला है कि भाई जो भी कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय है उनको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है रजिस्ट्रार को। दूसरी ड्यूटी है उनकी कि उनको जब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी तो उनको वो देनी है उस फॉर्म, उस मैनर में जिसमें वो मांगी गई है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं दे देना, किसी भी फॉर्म या किसी भी मैनर में नहीं देना है। और पूरी हेल्प करनी है, यानी टू गिव ऑल असिस्टेंस करना है रजिस्ट्रार को या फिर इंस्पेक्टर को। बात करते हैं इसके सब सेक्शन 2 की, पावर ऑफ द रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर। रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर के पास क्या पावर है भाई, उसके पास पावर है कॉपीज़ करना, जो मेक कॉपीज़ की, और प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कंपनी के पेपर्स हैं, बुक्स हैं, अगर उसको उनकी कॉपी करनी है तो वो कर सकता है। अगर उस पर कोई मार्क लगाना है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना है, छापा लगाना है, तो वो भी लगा सकता है। इसके अंदर तीसरा हमारा सब सेक्शन पॉइंट है कि रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर के पास जो है पावर्स क्या हैं, कौन सी पावर है, सिविल कोड की पावर है। सिविल कोड की पावर आप सबको मालूम है कौन सी होती है, जो डिफाइंड है हमारी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है। ये याद रखना, हर जगह यही यूज़ होता है। जितनी भी हमारी इंडिया में अथॉरिटीज़ हैं उन सबके पास लगभग सेम पावर्स हैं। ये 3 तरह की पावर हैं। पहला है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या अकाउंट्स को मांग सकती हैं, जो है मांग सकती हैं सच प्लेस सच टाइम, ठीक है। मतलब किसी भी जगह किसी भी समय वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को मांग सकती हैं। दूसरा, किसी को भी सम्मन इशू करके उसको बुला सकती हैं अपने पास और उसको एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ कर सकती हैं, यानी उनको शपथ दिला सकती है। गीता पे हाथ रख के कसम खिला सकती हैं, कह सकती हैं कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। तीसरा है इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्स ऑफ द कंपनी एट एनी प्लेस, यानी वो किसी भी एंटिटी में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स की और पेपर्स की। तो ये हमारा सेक्शन 207 इसके साथ कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी सेक्शन है इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी का। सबसे पहले हमने इसके अंदर बात की थी कि डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो दें। दूसरा जो है पर सारे डॉक्यूमेंट्स को, उस इंफॉर्मेशन को उस मैनर और फॉर्म में दें जिसमें मांगी गई है। तीसरा है पूरी फुल असिस्टेंस दें। रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर की पावर हमने देखी कि उनके सिविल कोड की पावर है, जो कि सिविल कोड वाली पावर है, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में डिफाइन है। वो कॉपी कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकते हैं। और हमने 3 तरह की पावर देखी, जो थी कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को मांग सकते हैं, किसी भी बंदे को समन करके उसको गीता पे हाथ रख के कसम खिला सकते हैं। और तीसरी पावर थी कि वो बुक्स और अकाउंट्स को किसी भी प्लेस पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पे जाके बुक्स और अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सेक्शन 208, बहुत ईजी है, रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड। अब हमने 206 में हमने कॉल इन्फॉर्मेशन मांगी, 207 में हमने इंक्वायरी कर ली, इंस्पेक्शन कर ली। अब हमें रिपोर्ट देनी होगी, तो हम रिपोर्ट किसको देंगे? ऑब्वियस ही बात है सीजी को देंगे, लेकिन सीजी ने पावर रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर रखी है। तो एमसीक्यू में ध्यान रखना, मतलब डायरेक्ट सीजी को नहीं रिपोर्ट करते, रीजनल डायरेक्टर को ये पावर्स हमारी डेलीगेटेड है। तो रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर जो भी है इंक्वायरी इंस्पेक्शन कर रहा है, वो अपनी रिपोर्ट देगा सीजी को, ठीक है। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि वो अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकता है कि अगर उसको
इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने का लगता है कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन, कंपनी के अफेयर्स की फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, तो अपनी उसकी रिकमेंडेशन भी दे सकता है। तो उसको हम आगे देखते हैं कि अगले सेक्शन में देखते हैं कि वो फिर कैसे होती है। अगला सेक्शन देखते हैं 209, जो सर्च एंड सीजर के बारे में बात करता है। तो बहुत ही सिंपल है। इसके सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि हमारा रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर जो है सर्च और सीजर कर सकता है बुक्स एंड पेपर रिलेटिंग टू, अगर कोई भी बुक्स और पेपर या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी, याद रखना कंपनी, डायरेक्टर, केएमपी, ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी इनसे रिलेटेड है, तो वो उनको अपनी कस्टडी में ले सकता है इफ़, अगर उसको लगता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को जो है कंपनी द्वारा डिस्ट्रॉय या ऑल्टर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पावर मिली है रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को, कि वो किसी भी प्लेस में एंटर कर सकता है, बुक्स को सीज कर सकता है, अपनी अगर उसको वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट या कॉपीज़ लेके जानी है तो वो लेके जा सकता है, अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगाना है तो वो भी लगा सकता है। और इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर सर्च एंड सीजर हो रहा है, यानी कंपनी बुक्स उठा के ले जा रही है कंपनी की, तो अब कंपनी को भी तो अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनका ऑपरेशन थोड़ी बंद हो रहे हैं। तो उस केस में कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स की भी फ़ोटोकॉपी अपने पास कर सकती है अपनी ही कॉस्ट पर। और इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। अब भाई हमारा इंस्पेक्टर और रजिस्ट्रार कंपनी की बुक्स उठा के ले गया है, BOA बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुआ को उठा के ले गया है, तो कब तक उठा के ले जाएगा? 180 डेज़ टाइम पीरियड है। अगर 180 डेज़ में उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो वो जो है 180 डेज़ की और एक्सटेंशन ले सकता है। इस सेक्शन के अंदर एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर स्पेशल कोर्ट की परमिशन या अप्रूवल चाहिए होती है बिफोर सर्च एंड सीजर करने से पहले, यानी अपनी मर्ज़ी से आके नहीं जो है सर्च एंड सीजर हो जाएगा, स्पेशल कोर्ट की इसके अंदर अप्रूवल लगती है। अब सेक्शन 2010, अब ये चैप्टर 2010 से स्टार्ट होता है। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है कंपनी की, अफेयर्स ऑफ कंपनी की। तो हमने सबसे पहले 206 में देखा कि हमने इंफॉर्मेशन मांगी, 207 में देखा कि हमने इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी की 207 में, और उसके बेसिस पे हमने रिपोर्ट बनाई। अब वो रिपोर्ट बन गई है, CG के पास आ गई है, अब फर्दर अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब 2010 में इन्वेस्टिगेशन हमारी स्टार्ट हो रही है। तो इसके अंदर CG ऑर्डर देगा इन्वेस्टिगेशन ऑन द रिसिप्ट ऑफ। अब इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगी? तो इसके अंदर 4 केस हैं। पहला केस है कि रिपोर्ट सेक्शन 208 ROC इंस्पेक्टर रिपोर्ट मेंशन करती है, यानी कि उनको कुछ गड़बड़ लगती है तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि मेंबर्स ने SR पास किया है कि वो चाहते हैं कि उनको लग रहा है कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, वो कंपनी के अफेयर्स से, एक्टिविटी से, ऑपरेशन से अनसेटिस्फाइड हैं, SR पास किया है मेंबर्स ने, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन द पब्लिक इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। और अगला है हमारा कोर्ट का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है, जो कि हमारा लिंक है सेक्शन 20213 से 213 से। उसको अभी आगे देख लेते हैं 213 में क्या लिखा हुआ है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो ग्राउंड है वो ये 4 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड है 208 की रिपोर्ट, दूसरा ग्राउंड है हमारा SR पास्ड बाय द मेंबर, तीसरा ग्राउंड है हमारा इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और चौथा ग्राउंड है हमारा ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल, जो कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 213 में। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या होगा। CG अपॉइंट करेगा एक या उससे ज़्यादा इंस्पेक्टर को, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा। और इसके अंदर सेक्शन 214 हम अभी कवर कर लेते हैं, जो इसी से रिलेटेड है, और हमारा 213 से भी रिलेटेड है। तो सेक्शन 214 हम अभी देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। इसके अंदर बात की गई है कोई भी एप्लीकेंट है, जैसे हमने पढ़ा ना, मेंबर्स जो है SR पास किया है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, या फिर किसी एनी अदर पर्सन ने जो है वो चाहता है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन्वेस्टिगेट हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि है अप टू 25,000 रुपीज़। इतना सिक्योरिटी अमाउंट उसको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगी तो खर्चा भी होगा, तो वो कौन बियर करेगा। लेकिन वो रिफंडेबल है, प्रोवाइडेड दैट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इनटू प्रोसिक्यूशन। वो हम देखते हैं प्रोसिक्यूशन कैसे होता है। तो सिंपल 2014 में लिखा हुआ है कि 25 एप्लीकेंट को 25 मिनिमम
अप टू 25,000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है, वो उसको रिफ़ंड हो जाएगा अगर जो है इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट हो गया है तो। ठीक है, अब सेक्शन 211 देख लेते हैं जी, जो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया सीरियस फ्रॉड ही तो SFIO में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लेते हैं कि इसकी जो है जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। इसका जो हेड होता है उसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, और इसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है जो है कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स में। वो फील्ड्स कैसे याद करनी है, बड़ा सिंपल है। अपने CA फाइनल के सिलेबस देख लो, क्या क्या सिलेबस है। फाइनेंशियल अकाउंट्स है, लॉ है, कैपिटल मार्केटिंग है, टैक्सेशन है। तो इसी तरह की जो है इसी तरह की जो है फील्ड्स हैं जिसके अंदर उसको उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डायरेक्टर को। जो डायरेक्टर की रैंक है वो जॉइंट सेक्रेटरी की लेवल से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी उससे ऊपर की रैंक का हो, वही इसका डायरेक्टर बन सकता है। बहुत सिंपल है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना कि इसमें डायरेक्टर होता है और उसके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसकी जो रैंक है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सेक्शन 212 हमारी बात करता है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने 210 में भी पढ़ा कि इन्वेस्टिगेशन बड़ी अफेयर्स ऑफ कंपनी की, ये 212 में भी हम पढ़ रहे हैं। क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। उसके अंदर हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर के अंडर में। यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन कोई अगर सीरियस फ्रॉड है तब उसकी इन्वेस्टिगेशन 212 में होती है, यानी सीरियस फ्रॉड होना ज़रूरी है। तो सेक्शन 212 के हम ग्राउंड देख लेते हैं। पहला ग्राउंड है अंडर सेक्शन 208, यानी हमने उसके अंदर रिपोर्ट पढ़ी थी। अगर उस रिपोर्ट के अंदर हमें रिकमेंड किया गया है कि बॉस दिस फ्रॉड इज़ रियली सीरियस एंड नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो SFIO को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। हमने 210 में पढ़ा था कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है मेंबर्स के द्वारा और फ्रॉड जो है सीरियस है तो वो सेक्शन 212 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में भी किया जा सकता है, और अगर कोई यानी कोई जैसे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट, यानी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है इसको बोलती है तो इस ग्राउंड पे भी किया जा सकता है। तो इसका प्रोसीजर देख लेते क्या होता है। तो CG डायरेक्शन देगा डायरेक्टर ऑफ SFIO को, वो अपॉइंट करेगा 1 और मोर इंस्पेक्टर को। ठीक है, जब इंस्पेक्टर अपॉइंट हो जाएगा तो वो कंपनी में जाएगा। कंपनी के जो ऑफिसर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फिर वही ड्यूटी रहेगी जो पहले बताई थी, सेक्शन 206 में बताई थी कि उनको ऑल असिस्टेंस देनी है, जो भी इंफॉर्मेशन मांगे वो देना है। ठीक है, उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद SFIO क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा। किसको देगा? CG को देगा, ऑब्वियस ही बात है। रिपोर्ट दो तरह की होगी, एक तो इनिशियल भी हो सकती है, इंटरिम रिपोर्ट भी हो सकती है, और फाइनल रिपोर्ट जिसको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोलते हैं वो भी हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर केस पहले कोई और एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके बाद SFIO को हैंड ओवर किया गया है, तो इस केस में क्या होगा, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सब SFIO को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और केस इनिशिएट कर दिया जाएगा, और जो भी एजेंसी उसको कर रही थी वो करना बंद कर देगी। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई उसके बाद क्या, अगर कोई भी कंपनी या फिर ऑफिसर जो है गिल्टी पाया गया तो उसको 447 में कंसीडर किया जाएगा। उसमें ऑफेंस हमारा कंसीडर होगा सेक्शन 447 में। ठीक है, उसको कॉग्निजेबल माना जाएगा, यानी तुरंत गिरफ्तारी होगी। कॉग्निजेबल माना जाएगा यानी गिरफ्तारी होगी, उसको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन बेल मिल सकती है, उसके कुछ ग्राउंड है। अनलेस, पहला है पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा बेल को अपोज किया गया हो, दूसरा कोर्ट को लगता हो कि अपोज करने के बाद भी कोर्ट को लगता है कि ये गिल्टी नहीं है और बेल पे जाने के बाद भी कोई ऑफेंस नहीं करेगा, तो उसको बेल मिल सकती है।
तो हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको सेक्शन 447 में पनिश किया जाएगा। वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, यानी उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको बेल नहीं मिलेगी। बेल मिल सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि बेल मिल सकती है अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज की बेल कि ये नहीं जज साहब इसको बेल मत दो, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट को लगता है नहीं ये गिल्टी नहीं है, ये अच्छा आदमी है, इसको बेल दी जा सकती है, ये कोई गलत काम नहीं करेगा, तो उसको बेल दे दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ प्रोविज़न है तो वो पढ़ लेते हैं। अगर कोई 16 साल या उससे छोटा है, वुमेन है, सिक है, इन्फर्म है, यानी बच्चा बूढ़ा बीमार है, तो उसको बेल मिल जाएगी। ठीक है, उसको बेल कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। अब सेक्शन 213 देख लेते हैं, जो कि ये जो सेक्शन 213 भी इन्वेस्टिगेशन का, यानी हमारा 10 भी इन्वेस्टिगेशन का था, 12 भी इन्वेस्टिगेशन का था और 13 भी इन्वेस्टिगेशन का है। तो ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है? ये भी अफेयर्स ऑफ द कंपनी की इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अदर केसेस है। जैसे सेक्शन 2010 में हम ज़रा थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। 210, 12 और 13 में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 210 बात करता है नॉर्मल अफेयर्स ऑफ कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की, जिसके अंदर कुछ ग्राउंड थे कि अगर एसआर पास हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट में करनी है, तो उसके अंदर उस केस में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। सेक्शन 212 में सीरियस फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अगर कोई सीरियस फ्रॉड जो है कंपनी ने किया है या फिर लगता है कि हुआ है कंपनी में। अब सेक्शन 213 अदर केसेस को कवर करता है, यानी कौन कौन से केसेस हैं। अगर कंपनी फॉर्म हुई है या फिर वो क्रेडिटर्स को फ्रॉड कर रही, क्रेडिटर्स के साथ मेंबर्स के साथ फ्रॉड कर रही है, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है, या फिर जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं कंपनी की फॉर्मेशन में उन्होंने कोई फ्रॉड किया है, या फिर कंपनी मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, जैसे कि कितनी कमीशन या फिर सैलरी या रेम्युनरेशन डायरेक्टर्स को दी जा रही है, मैनेजर को दी जा रही है, एमडी को दी जा रही है, यानी जो इन्फॉर्मेशन मेंबर्स को दी जानी चाहिए वो मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं कर रही है। इन केसेस के अंदर 213 के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है सेक्शन 213 के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी कौन अपील कर सकता है। क्या कोई भी मुँह उठा के अपील कर देगा? मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा जी नहीं कुछ गलत हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन करो, तो क्या इतना खाली बैठे हैं लोग? हमारी एजेंसी के पास इतना खाली टाइम है कि कोई भी मुँह उठा के जाएगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी? नहीं। तो हम देखते हैं अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल, यानी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो कम से कम 100 और मोर मेंबर्स को जो है कर सकते हैं, या फिर अकेला बंदा भी कर सकता है, या फिर कुछ बंदे भी, अगर 100 से कम है वो भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उनके पास 1/10 और मोर वोटिंग पावर होनी चाहिए कंपनी के अंदर, यानी 100 और उससे ज़्यादा, या फिर 1/10 और मोर वोटिंग पावर होनी चाहिए। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, यानी कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, उस केस में 1/5 और मोर टोटल पर्सन्स, यानी कंपनी के अंदर अगर 50 लोग हैं तो 1/10 कितना, 1/5 कितना होगा, 10, यानी 10 या उससे ज़्यादा मेंबर्स बोलें तब उस केस में इन्वेस्टिगेशन होगी। ग्राउंड्स क्या थे हमने देख लिया। डी फ्रॉड, कंपनी का काम क्या कर रही है, डी फ्रॉड कर रही है क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को, या फिर जो है फ्रॉडुलेंट या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है। कंपनी की फॉर्मेशन ही फ्रॉड करने के लिए हुई है। अब ये सेक्शन 213 हमारा कंप्लीट हो गया है। 214 मैं पहले कवर करा चुका था, जिसके अंदर 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की गई थी, यानी 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है एप्लीकेंट को, जो कि उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा अगर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कन्वर्टेड हुआ प्रोसिक्यूशन में। सेक्शन 214 हो गया। सेक्शन 215 मेरे को बहुत पसंद है। इसके अंदर क्या है, सेक्शन 215 के अंदर है सिंपल ओनली इंडिविजुअल, नॉट एनी फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, एलएलपी नहीं, पार्टनरशिप फर्म नहीं, कोई नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल, बस इतना सा है। हम हमारा इस वीडियो का लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, जो कि है सेक्शन 216, जो बात करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी की, यानी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कंपनी की ओनरशिप की, यानी मालिक कोई और है, नज़र कोई और आ रहा है। अब ट्रू ओनरशिप हमें ट्रू ओनर आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो देखते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ट्रू पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए,
तो उस केस में हम इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। ट्रू पर्सन रियल ओनर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, हम देखेंगे कि हु आर और हैज़ बीन यानी है और था, फाइनेंशियली जिसका फाइनेंशियली इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, और दूसरा है या था हु आर और हैज़ बीन जो कंट्रोल कर सकता है या फिर इन्फ्लुएंस कर सकता है कंपनी की पॉलिसीज़ को। तो इन दो चीज़ों को, जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही कौन कहलाएगा, हमारा रियल पर्सन, रियल ओनर। हमारा सेक्शन 206 से 216 तक ख़त्म होता है। आगे के सेक्शन में अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।